Hello students, my name is Harmeet Singh. I'm your social science teacher. I have to remind you again and again. तो फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन उसका पार्ट थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये पार्ट थर्ड हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया था कवर। अब ये लास्ट वाला जो पार्ट 3 है इसमें चैप्टर एंड हो जाएगा। इसके बाद इससे कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने दो पेंडिंग जो हमारे टॉपिक रह गए थे उसे डिस्कस करना है। ठीक है, जो मेन हेडिंग रहेगा टॉपिक का उसे मैं हैशटैग करूंगा। फाइन, और उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे और हेडिंग्स आएंगे वो मैं उसके अंतर्गत लिखूंगा। पहले मैं ब्रॉडली लिख देता हूं जो हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला है। मैं हैशटैग के साथ इसे लगाऊंगा। मैं गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हैशटैग के साथ करता हूं। दिस इज द मेन हेडिंग। इसके अंतर्गत जो अलग से हेडिंग है हमने जो डिस्कस करनी है, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। इसके अंतर्गत जो आता है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। फाइन, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2, थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूं। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ये थर्ड वाला इसके अंतर्गत हेडिंग आता है। हम वन बाय वन इसे डिटेल में करेंगे। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ठीक है जी। ये मेन हेडिंग जो हमने करने है आज के टॉपिक में। ठीक है, इसके बिना हैशटैग वाला एक और टॉपिक है, दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एक्सेप्टेबल फॉर ऑल। ठीक है, कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक्सेप्टेबल क्यों है हर किसी के लिए। उसके रीजंस हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा रीजन तो डेफिनेटली ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो हम उसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये करते हैं गाइडिंग वैल्यूज, सॉरी एस मैं लगाना भूल गया, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर जो इसके अंतर्गत सब हेडिंग आ रहा है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। ये ड्रीम का क्या मीनिंग हुआ, ये प्रॉमिस का क्या मीनिंग हुआ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो 2 में इस चीज के बारे में अच्छी तरह से बता दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान था। कारण क्योंकि वो इंडियन जो लोग थे जो स्ट्रगल कर रहे थे फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंस, उनकी जागती हुई आंखों में एक ड्रीम था कि जब हमारा देश आजाद हो गया तो हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। व्यू था पूरा प्रॉपर, जब हम आजाद हो गए हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसे किस्म की सरकार हम सेटअप करेंगे, ऐसे जो राइट्स हैं सिटीजन्स को दिए जाएंगे। तो our leaders or the makers of the Indian Constitution, they were already prepared before starting the drafting work, before writing work of the Constitution। उससे पहले हर एक का विजन क्लियर था
सो यहाँ पर है कि जो ड्रीम था कि हम जब आजाद होंगे, यहाँ ड्रीम का मीनिंग समझ लीजिए, हम मतलब कि भारतीय लीडर जो सोचते थे कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इट वाज अ ड्रीम, इट वाज अ ड्रीम आल्सो, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सेटअप किया जाना, किस टाइप का सेटअप किया जाना, और जो प्रॉमिस ऑलरेडी जो भारत की आवाम है, जनता के साथ उनके लीडर्स ने कर रखे थे, उसको निभाने का टाइम आ गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ड्रीम की बात करते हैं। इसमें ड्रीमर जो थे मेन 3 बंदे, मैं उनका नाम लिखवाता हूं। पहले श्री गांधी जी, ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान आपके मन में हमेशा रहना चाहिए कि जो गांधी जी थे, गांधी जी वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जब संविधान निर्माता जो थे, जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गांधी जी उस असेंबली का, उस कमेटी का पार्ट नहीं थे। पर गांधी जी के जो फॉलोअर थे, जो गांधी जी के व्यू को, जो विजन को फॉलो करते थे, बहुत सारे लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। तो गांधी जी के विचारों को कॉन्स्टिट्यूशन में उनके विचारकों के द्वारा, ठीक है, उसे इनकलकेट किया गया। एक और चीज है, गांधी जी एक पत्रिका जारी करते थे, यंग इंडिया, ठीक है। 1931 वाले अंक में गांधी जी ने अपना विजन बता दिया था कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसका व्यू है, वो कैसा होना चाहिए। तो इसी प्रॉमिस को, इस ही विजन को आगे ले जाते हुए गांधी जी के इन विचार को, जो उनका विजन था या ड्रीम था कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ऑलरेडी उन्होंने अपने पत्रिका यंग इंडिया 1931 के अंक में ऑलरेडी प्रकाशित कर दिया था। और इसी चीज को गांधी जी के फॉलोअर, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने उसे कॉन्स्टिट्यूशन में उन व्यूज को, उन आइडियाज को डाल दिया था। ठीक है, दूसरे जो इनके प्रोमिनेंट मेंबर थे, जिनके ड्रीम था, बी डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर अपने टाइम के बहुत ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ठीक है, उनका ड्रीम था कि एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है जहां जात पात, ऊंच नीच नहीं होगी, सारे बराबर होंगे। और इस चीज के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का विजन था कि इंडिया में रिजर्वेशन लाई जाए ताकि सारे लोगों का लेवल बराबर पे आ जाए, डिस्क्रिमिनेशन, जात पात, वो चीज खत्म हो जाए। ठीक है, एजुकेशन के लिए इनका बहुत फोकस था कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर एजुकेशन प्रोवाइडेड है, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है, तो उस पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाना बहुत मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज द सेकंड पर्सन, ही वाज द सेकंड पर्सन। उनका जो ड्रीम था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उनका ड्रीम था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कि इंडिया में ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, इंडिया में ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो जात पात को रिमूव करे और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चीजें इनकलकेट कर दी जाए लाइक रिजर्वेशन, ताकि जो अप एंड डाउन है, ऊपर नीचे वाले, अमीर गरीब का फासला या जात पात का मैटर ना रहे, लोग सारे बराबर लेवल पे आ जाए। तीसरे जो पर्सन थे विजनरी इस चीज के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और स्टूडेंट्स, आपको मैंने वीडियो नंबर 2 में ये चीज बता भी दी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन जुलाई 1946। ठीक है, पर उस टाइम आजादी के पहले 15 अगस्त 1947 से पहले उनके पास वो वाली पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए नहीं थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें प्रोवाइड करनी थी। ही वाज, ये तीनों थे ना, गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों प्रोफेशनली एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे। ठीक है, और इनका जवाहरलाल नेहरू जी का भी अपना ही विजन था कि हम एक ऐसे कंट्री का निर्माण करें, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें जिसकी एग्जांपल थ्रू आउट द वर्ल्ड दी जा सके, जो सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। दीज आर द मेन थिंग्स, दीज आर द ड्रीम्स, दीज आर ड्रीम्स ऑफ
गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइन, ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। इसका आगे आ गया नेक्स्ट वाला पोर्शन है, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे देखने में, पढ़ने में। इस पॉइंट को मैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। नंबर 2, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी होती है एक सोच कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किस सोच के साथ, किस व्यू पॉइंट के साथ लिखा गया। ठीक है, अब इसकी फिलॉसफी जब इसका विजन है इजीली कहां से पता चल जाता है? फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्लियरली नजर आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, ठीक है, उन्होंने किस सोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उनकी क्या सोच थी कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। तो फिलॉसफी में जो शब्द यूज किए गए हैं, एक शब्द यूज किया गया है सॉवरेन। सॉवरेन मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, रिपब्लिक किसे बोला जाता है? वो कंट्री जिसका हेड है या देश का मुखी है, हेड है, वो एक इलेक्टेड पर्सन रहे। हमारे राष्ट्रपति जी प्रेजेंटली जो माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ही इज द इलेक्टेड पर्सन। तो अगर भारत ने कोई भी कानून बनाना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो हमें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे विल डिसाइड व्हाट डिसीजन कैन बी टेकन, शुड बी टेकन। ठीक है, अब हमें ऐसा नहीं कि हमें इंग्लैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा, दिस और दैट, कुछ भी नहीं है। हम आत्मनिर्भर है। ठीक है, हमारे पर कोई भी कानून बनाने के लिए ऑफिशियली कोई भी देश का दबाव नहीं बना सकता, प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता। हमने जो भी डिसीजन लेने हैं, उसके लिए हम खुद डिसीजन लेंगे, ना किसी से पूछेंगे, ना हमें पूछने की जरूरत है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन सेल्फ। इसका मीनिंग अगर साफ शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिख सको तो पावर टू टेक सेल्फ डिसीजंस, सॉवरेन का मीनिंग ये। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया इज अ सोशलिस्ट। इंडिया की गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है ये सोसाइटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, मींस के सोसाइटी का वेलफेयर ही गवर्नमेंट का मेन एम रहेगा। ठीक है, हमने अमीर गरीब का फासला नहीं क्रिएट करना, इट इज मेंशन क्लियरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने पब्लिक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर ओनली, दैट्स व्हाई दिस वर्ड सोशलिस्ट is the part of the preamble of constitution and it can be symbolized as the vision or view of the constitution makers। ये philosophy उसके पीछे ये सोच है। ठीक है, सेकुलर बड़ा अच्छा शब्द है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर क्या? सेकुलर का मीनिंग यह है कि देश का कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होगा, या जो कोई भी गवर्नमेंट है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती, या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ड्रॉप नहीं कर सकती, डीमोटिवेट नहीं कर सकती। ठीक है जी, सेकुलर सारे धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देना, सबको बराबर मानना, किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीट नहीं करना और किसी भी रिलीजन को डिमोरलाइज, डिग्रेड नहीं करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर एंड दिस आई एम वेरी हैप्पी टू सेइंग दैट वी आर द सिटीजन ऑफ अ ग्रेट कंट्री जो टोटली सेकुलर है। यहाँ हिंदू को भी वही राइट्स मिले हुए हैं जो मुस्लिम को हैं, जो सिख को हैं, जो जैन है, बुद्धिस्ट है, कोई भी रिलीजन है,
all the persons, all the citizens of India are equally important, equally respectful on the basis of religion. तो इंडिया का अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, पर सारे के सारे रिलीजन को ये बराबर रिस्पेक्ट देता है, बराबर ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है जी, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर। नेक्स्ट है जी डेमोक्रेटिक, वर्ड जो लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, द इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहां पर लोग राज करते हैं, अल्टीमेट पावर इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। इन दिस वे इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। और प्रैक्टिकली आज हम हर जगह से सुनते हैं दैट इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है जी। नंबर 5 रिपब्लिक। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक किस कंट्री को बोला जाता है, किस डेमोक्रेसी को रिपब्लिक बोला जाता है, जहां का हेड ऑफ द कंट्री एक इलेक्टेड पर्सन है। हमारे इंडिया में राष्ट्रपति जी कंट्री के हेड होते हैं, तो वो इलेक्टेड पर्सन है, दैट्स व्हाई इंडिया रिपब्लिक है। अमेरिका में कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। इन दिस वे यूएसए इज आल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, पर इंग्लैंड जो डेमोक्रेटिक तो है पर वो रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंट्री का जो हेड है क्वीन एलिजाबेथ है, वो इलेक्टेड पर्सन नहीं है, तो वो रिपब्लिक नहीं कहलाएगा। बट इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है जी। तो इंडियन सिटीजन को क्या प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस। जस्टिस प्रोवाइड होनी चाहिए कि किसी भी हर एक पर्सन को बराबर मौके मिलने चाहिए। ठीक है, किसी को भी कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, ठीक है, कलर के बेस पर, स्किन कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अगर किसी को भी इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगी, दैट इज द पुनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड टू प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, लिबर्टी, आजादी। ठीक है, हर एक नागरिक को, भारत का जो भी नागरिक, सबको समान रूप से ही आजादी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर को ज्यादा राइट्स दे दिए गए, किसी को कम दे दिए गए। तो लिबर्टी है। मेरा नाम हरमीत सिंह है, आपको पता है। कल को मैं चाहूँ कि अपना रिलीजन चेंज करना चाहता हूँ, मैं हरमीत सिंह की बजाय मैं हरमीत खान बन सकता हूँ, क्योंकि ये लिबर्टी मेरे को कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। ठीक है, और उसके बाद मेरा मन मान जाए कि मैं अपना नाम, मैं कोई और रिलीजन अडॉप्ट कर लूँ, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम टोटली ऑथराइज्ड। ये पावर मेरे को कौन प्रोवाइड कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हर एक नागरिक को आजादी प्रोवाइड की गई। इक्वालिटी, all the citizens of India are equal in the eyes of law। चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे काला गोरा, साउथ में रहने वाला, ईस्ट में रहने वाला, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सारे के सारे सिटीजन को इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। इट इज क्लियरली मेंशन्ड in the preamble of Constitution of India, that is the philosophy of our Constitution। ठीक है, तो नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। ये सारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया में, सारे बराबर हैं, सारे भाई भाई हैं। ठीक है, ऑल आर इक्वल,
So these key words which are mentioned in the preamble portion of Indian Constitution are the symbolizing words which describe the philosophy of our Constitution. ठीक है, इस यही सोच है हमारे Constitution की कि हमारा Constitution देश को कैसा बनाना चाहता है, कि वो वहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कंट्री है, ठीक है, तो वो सॉवरेन रहे, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंश्योर करनी है इसके जो सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये यहाँ तक है ये वाला क्वेश्चन। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आता है, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिज़ाइन है, वो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की बात नहीं कर रहा, उसके जो क्लॉज बाय क्लॉज सारी चीज़ें दी हुई है ना सीक्वेंस में, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। उसमें बताया गया है कि हमारे देश की सरकार कैसे बनाई जाएगी, कौन बनाएगा सरकार को, और जो सरकार बनेगी उनका हेड उसके पास कौन कौन सी पावर्स रहेगी, कंट्री का हेड कौन होगा, ठीक है, और उसके पास कौन कौन सी पावर रहेंगी, कौन कौन से राइट्स सिटीजन को दिए गए हैं, और उनकी सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स हैं और कहाँ लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ये इस स्थिति में बताया गया है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो यहाँ पर क्या है चीज में, जो व्यूज हैं, ठीक है, जो फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे भी किस चीज में लिखा गया है, लीगल लैंग्वेज में। ठीक है, लीगल लैंग्वेज में लिखा गया प्रॉपरली। यहां सारा कुछ डिजाइन किया गया है, हाउ अ गवर्नमेंट can be formed, ठीक है, powers of government, limitations of the government। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो लीगली बताती हैं भी कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता, कौन इलेक्शन, कौन कौन सी इलेक्शन होगी, कौन सी सरकार बनेगी, कैसे सरकार बनेगी। ठीक है, हमारी जो बाईकैमरल जो पार्लियामेंट है, बाईकैमरल मतलब कि वो पार्लियामेंट जिसके दो पार्ट होते हैं हमारे, इस तरह से लोकसभा एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है राज्यसभा। तो ये सारे का सारा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में दिया गया। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, उसके पास पावर्स कौन सी होगी, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, किस तरह से बनेगा, उसे इलेक्ट कौन करेगा, कैसे वोटिंग होगी, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में दे रखी है। दैट आर द गाइडिंग वैल्यू इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई ये सारी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी डिटेल में लिखी हुई है। अब एक चीज आपको स्टूडेंट्स बताऊं, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे ज्यादा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यू नो इसे फ्रेम करने में 2 साल, ठीक है, 11 महीने और 9 दिन लगे। इतना देखो, इतना डिटेल में लिखा हुआ हमारे देश का संविधान, और उसका जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, जो सेटअप है कि हमारे देश में कौन सी गवर्नमेंट कैसे चलेगी, उनकी पावर्स क्या है, उनकी लिमिटेशन क्या है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज चेंज की जा सकती है, कौन सी नहीं चेंज की जा सकती, वो सारी की सारी एग्जैक्टली पूरी डिटेल में इस सेक्शन में लिखी हुई।
सेक्शन में नहीं, इस तरह बोला जाए कि उस तरह का डिजाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट्स द गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइन, ये वाला टॉपिक स्टूडेंट यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कौन से कारण है जिसके कारण इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति, हर एक इंस्टीट्यूशन और हर एक के लिए एक्सेप्टेबल है। खास चीज क्या है उसमें, यही पढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट ये शुरू करते हैं, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं ये वाला, ये हैशटैग वाला जो है, ये फर्स्ट वन जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अब हैशटैग वाला दूसरा टॉपिक जो मेन वाला टॉपिक है वो मैं आपको करवाता हूँ, दैट इज रीजंस फॉर एक्सेप्टेंस of the Constitution of India drafted by the Constitution Assembly। ठीक है, ये रब कर दूं जल्दी जल्दी। Reasons for acceptance of the Constitution of India drafted by the Assembly। ठीक है, तो ये सारे वो कारण रहेंगे जिसके कारण हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल है फॉर ऑल, वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उसके एक्सेप्टेंस के रीजन। ठीक है, पहला 3 पॉइंट है बड़े इसमें, उसके अंदर उसी बस अगर पॉइंट्स में आपने कवर करना कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जर्नल एक पैराग्राफ छोटा बना कर लिखना वो भी वैलिड है। पहला, इट एक्सप्रेस ब्रॉड कंसेंसस। ठीक है, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके लीडर्स के व्यू पर ही टिका हुआ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना हुआ है। मैंने अभी तक आपके पास यही बात की है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी गाइडिंग वैल्यूज है, उसके जो कौन है वो थे जो जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। गांधी जी का व्यू मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर का व्यू पॉइंट आपको बता दिया, जवाहरलाल नेहरू का व्यू पॉइंट बता दिया, या बाकी और बहुत सारे जो मेंबर थे जिनके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। पर कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उन व्यूज पर नहीं टिका हुआ, उस पर नहीं बनाया गया, इसमें वो भी सारी चीजें डाली हुई हैं जो उस टाइम की बेस्ट जो लीगल फ्रेमवर्क था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया था, जो व्यूज थे उसे कैसे लिखा गया, इन लीगल लैंग्वेज which is legitimate। ठीक है, तो उनके व्यूज को एक लीगल लैंग्वेज के पॉइंट के तरीके से लिखा गया कि वो पूरी तरह लेजिटिमेट थी, पूरी तरह वैलिड थी। ठीक है, दूसरा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस तरह से पता है कि 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया था
उससे लेके टिल डेट आज तक, ठीक है, टिल डेट तक इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाया, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई सोशल ग्रुप, ना कोई इंडिविजुअल, ना पूरी दुनिया में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति जो ये क्वेश्चन उठा दे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर ये चीज गलत है या सही है। ईच एंड एवरीथिंग इज लेजिटिमेट हियर। इतना अच्छा और टेक्निकल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, ठीक है। तो आई रिपीट, इसमें कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है उसमें सिर्फ लीडर्स के व्यूज नहीं देखे गए, उसमें ये भी देखा गया है कि उस टाइम के दौरान जैसे वर्ल्ड में बेस्ट चीज क्या थी, या बहुत वर्ल्ड के जो बेस्ट इवेंट जो हुए थे उनके मद्देनजर भी बहुत सारे क्लॉज इसमें डाले गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट करते हैं ये वाला सेकंड पॉइंट, इसके अंतर्गत जो आता है the Constituent Assembly represents the citizens of India। जो कंस्टिट्यूंट असेंबली थी उन्हें, उनका जो कोई मेंबर था वो किसने मेंबर बनाया? वहां के लोगों ने, इंडिया के लोगों ने ही कंस्टिट्यूंट असेंबली को के लीडर्स को बनाया। तो कंस्टिट्यूंट असेंबली एक 299 लोगों का ग्रुप ना मान के सारे देश के लोगों को माना जाए भी, कितने लोगों ने इकट्ठे करके इस बंदे को लीडर बना के भेजा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए, ठीक है। इन दिस वे द कंस्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंट ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इसमें मेंबर्स थे, ठीक है, वो अपने आप मेंबर नहीं बने। मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय इंडियन सिटीजंस, ठीक है। तो कंस्टिट्यूंट की जो असेंबली थी ये अपने आप में ही पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट करती थी, सारे के सारे जो इसके सिटीजन थे उस टाइम में उन्हें रिप्रेजेंट करती थी। फाइन। हालांकि ये चीज थी, यहाँ पर ज्यादातर जो मेंबर थे इस कंस्टिट्यूंट असेंबली के वो कांग्रेस को बिलोंग करते थे, पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसके जो बाकी मेंबर्स हैं, ठीक है, बाकी मेंबर्स हैं उन्हें इग्नोर कर दिया गया हो। हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक एरिया के पर्सन को कंस्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर होने का जिसे बोला ना नसीब हुआ उसे। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी थे, जम्मू कश्मीर के भी थे, पंजाब के, सारे इंडिया के एक एक पार्ट का लोग जो पर्सन थे, दे वर द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली। सो कंस्टिट्यूंट असेंबली को हम ये नहीं मान सकते कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ने पूरे देश का संविधान लिख दिया, नहीं, सारे देश के लोगों ने अपने इलेक्टेड मेंबर के थ्रू संविधान लिखा है, ठीक है। तो ये इसके खास चीज है। तीसरा इसके अंतर्गत पॉइंट आता है द वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। और इस पॉइंट एक पॉइंट खत्म होते सार ही एक टॉपिक और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। द वर्किंग, तीसरा पॉइंट है इसका, द वर्किंग ऑफ Constituent Assembly
ठीक है। तो एक चीज मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताई थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, सबसे पहले ये बता दो इसकी इलेक्शन कैसे हुई थी। 1946 में इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, दैट इज कॉल्ड द कैबिनेट मिशन। इन्होंने आके इंडिया को आजाद करने की टर्म्स एंड कंडीशन इंडियन लीडर्स के साथ शेयर की। तो फाइनली इनका कंसेंट था, ठीक है, 2 इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट ठीक है, दूसरा फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दोनों ने रिकमेंडेशन दी थी। अब खास चीज ये थी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जानी थी वो उसके लिए इलेक्शन करवाई गई। जुलाई 1946 में इलेक्शंस करवाई गई। इलेक्शन में जो जीतने वाले पर्सन थे, जो भी लीडर जीतने वाले थे, उन सारे के सारे लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। उसे क्या बना दिया गया? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फाइन, ये इसकी हिस्ट्री है हमारे लिए। और दिसंबर 1946, आई थिंक 9 दिसंबर था, दिसंबर 1946 में देयर वाज फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो 9 दिसंबर को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। बाद में मीटिंग्स पे मीटिंग होती रही। ठीक है, हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज बाय क्लॉज हर एक चीज लिखी गई, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर ओपन डिस्कशन हुई कि ये वाला कानून, ये वाली चीज ऐड कर दें, ये वाली चीज ऐड ना करें। तो कोई भी चीज अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, आपस में बहुत सारी डिबेट्स हुई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनके बीच में डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुई एंड ओपन हाउस डिस्कशन हुई। ठीक है, और इन डिस्कशंस को लेके ही 114 दिन लग गए थे। ठीक है, अब इमेजिन करो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लिखा गया है ऐसे नहीं है भी एक बार लिखना शुरू कर दिया 2-4 दिन में से एंड कर दिया, नहीं। लिखने में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, फ्रेम करने में 2 साल 11 महीने 9 दिन लगे थे। तब कहीं जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। और इतना टाइम लगने का कारण क्या था? कि हर एक इसमें जो भी पॉइंट, इसमें कोई भी चीज ऐड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें प्रॉपर डिस्कशन हुई है, प्रॉपर डिबेट हुई है सारे के सारे मेंबरों की भी ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू इसमें डालना है या नहीं डालना, ये वाला रूल डालना है, डेमोक्रेटिक होगा। अच्छा देखो, खास चीज, मान लो एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम होना चाहिए। अब इस पर फिर डिबेट होगी कि इंडिया में जो पार्लियामेंट होगी वो बाई कैमरल रहेगी या यूनी कैमरल रहेगी, यानी कि पार्लियामेंट के 2 हाउस रहेगी कि 1 रहेगा। इंग्लैंड में जैसे 2 हाउस है, ठीक है, इंडिया में 2 हाउस है, और कई जगह ऐसी है जहां पर पार्लियामेंट का सिर्फ 1 हाउस है, दैट इज यूनी कैमरल। अब इंडिया का जो स्ट्रक्चर कैसा है गवर्नमेंट का? फेडरल है। फेडरल कैसे है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर एक स्टेट में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम हो गया। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर किया गया वो आफ्टर प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर डिबेट के बाद ही इसे ऐड किया गया। इन डिबेट्स को भी 114 दिन सिर्फ बहस को लग गए थे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने 9 दिन लगे हैं। ठीक है, ये तो रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है,
इसके हेड जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसने अप्रोक्सीमेट 6 मंथ्स का टाइम लिया। ड्राफ्टिंग क्या होती है कि कौन सी चीज, इनका काम था सीक्वेंस में लगाना और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था उसे लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, बी इंडेक्स बनाया जाना, पेज नंबर 1 पर चैप्टर ये है, ठीक है, और चैप्टर 2 में क्या चीजें होगी, चैप्टर 3 में क्या होगी, ये सारा काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, उसे हेड कौन कर रहे थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने जो ड्राफ्टिंग भी की उसे 6 महीने लग गए, 6 मंथ लग गए कम से कम। ठीक है, तो यहां भी ओपन हाउस डिस्कशन हुई है कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में पहले रखी जाए, कौन सी बाद में, कौन सा किस एनेक्शन में या क्लॉज में रखा जाए, वो सारी डिटेल जो थी, ये सारा काम है ये ड्राफ्टिंग कमेटी का था। ड्राफ्टिंग कमेटी को भी अपना काम कंप्लीट करते करते 6 महीने लग गए। सो इन द सिंपल वे आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो वर्किंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हिडन नहीं थी। ठीक है, भी एक लीडर ने ये बात बोल दी सब उसके पीछे लगे, नहीं, कोई भी जो व्यू, कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ था वहां पर वोटिंग भी करवाई जाती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो वर्किंग थी वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड क्लियर कट थी। ठीक है, एंड जो कुछ भी जो उसकी आउटकम आई है, ठीक है, जो आउटपुट निकली है उसकी, दैट इज टोटली लेजिटिमेट, मतलब कानूनी रूप से जायज है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के साथ ही चैप्टर एंड होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने दो पार्ट कवर किए हैं, एक तो इंडिया का, ठीक है, एक साउथ अफ्रीका का, ठीक है, जिसमें कुछ हिस्टोरिकल जो चीजें ऐड करी थी हमने। ठीक है, बाद में जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हमने स्टोरी के रूप में जान लिया, बाद में हमने एग्जैक्टली जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया गया, क्या इसके पीछे सोच थी, और जो सोच थी वो ब्रीफ वर्ड्स में कैसे लिखी गई, दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल पढ़ लोगे तो आपको क्लियर कट तौर पर पता लग जाएगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर है क्या, या कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का क्या चाहता है, ओनली वेलफेयर स्टेट। ठीक है, उसमें सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं, और जो राइट्स दिए गए हैं उसकी गारंटी दी गई है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। मान लो ये राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नंबर 1। अगर उस राइट को कोई वायलेट करता है, चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्रधानमंत्री वायलेट करने की कोशिश करे, ही और शी इज नॉट अलाउड, वायलेट नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है, ठीक है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, द जुडिशरी ऑफ इंडिया। अगर कोई भी गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे चेंज करने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे करने नहीं देगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कहां से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, फ्रेम करने वाले थे, ठीक है, कानून के काढ़े जैसे बोलते हैं, कानून बनाने वाले, वो बहुत ज्यादा इलेक्टेड पीपल थे, एनलाइटेड पीपल थे। उन्होंने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे नहीं रखा, पूरी दुनिया को देख के बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के 100 आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 70 साल के करीब हो चुके हैं, पर आज भी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। और पूरी दुनिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल दी जाती है, दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकुलर। देखो इंडिया में आप देखो, इंडिया में 80% लोग, मैंने वो टाइम देखा हुआ है, शायद आप लोग उतने लकी नहीं होंगे, शायद जहाँ मेरी उम्र के जो है वो लोग लकी होंगे, तो मैंने वो टाइम देखा हुआ है, वो देश जहाँ 80% जो पॉपुलेशन है हिंदू है, ठीक है, वहां का जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो सिख था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वहां का जो राष्ट्रपति था ही वाज मुस्लिम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और सिख बंदे को एक क्रिश्चियन लेडी ने अपनी सीट छोड़ दी, श्रीमती सोनिया गांधी जी,
हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती, पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सीट ना लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और उसी टाइम देश का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये लाइन हमने देखा है, दिस इज द सेकुलर स्पिरिट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। एंड हम किसी कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं और कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, फील प्राउड दैट यू आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आप इस पावन भूमि पर आपका जन्म हुआ है। थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।